Good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School online classes. Dear students, हम क्लास 8 में एसएसटी पढ़ रहे हैं और इसमें हम पहले चैप्टर 1 कर चुके हैं और चैप्टर 2 की लास्ट 1 क्लास उसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, लैंड के यूजेस, लैंड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें अच्छे से देखी। आज हम इसका आगे का सेक्शन देखते हैं जो हमने आपसे लास्ट में बोला था। और आगे के सेक्शन में बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। हमने आपको सबसे पहले लैंड बताया। लैंड के अंदर बच्चों क्या होती है? सॉइल, मिट्टी, जिसके ऊपर कई सारी चीजें डिपेंड करती है। लैंड की प्रोडक्टिविटी, उसके अंदर एग्रीकल्चर कैसे होगी, वहां पर एरोजन होगा कि नहीं, लैंडस्लाइड होंगे कि नहीं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो उसी सॉइल का फॉर्मेशन और उस सॉइल फॉर्मेशन को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, तो वो सारे फैक्टर्स हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे पेरेंट रॉक। जैसे बच्चों आपके पेरेंट्स होते हैं और उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आपके अंदर ट्रांसफर होती है जेनेटिकली, सेम टू सेम जिस पेरेंट रॉक से, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मिट्टी जो है, सॉइल, वो रॉक से मिलकर बनी हुई होती है। रॉक का एक्चुअली डिकम्पोजिशन होता है, रॉक टूटती है और फिर उसमें से सॉइल का निर्माण होता है, मिट्टी बनती है, सॉइल बनती है। तो पेरेंट रॉक, जिस रॉक से वो निकली है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उस मिट्टी को प्रभावित करेंगी, उसको अफेक्ट करेंगी। तो पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक का। दूसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट डिपेंड करती है कि भाई वहां पर टेम्परेचर का लेवल क्या है, वहां पर वाटर की स्कार्सिटी है या वाटर मतलब अच्छी मात्रा में है, पॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें वहां के आसपास के वातावरण, वहां की क्लाइमेट पे डिपेंड करेगी और वो मिट्टी को प्रभावित करेंगी। तीसरे नंबर पे टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के कंपैरिजन में जब टाइम गुजरता है तो उधर भी सॉइल का अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, डिकम्पोजिशन या फिर किसी और कंटेंट के साथ इंक्लूजन देखने को मिलता है। तो टाइम भी सॉइल को अफेक्ट करता है। एंड नेक्स्ट, फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों इधर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको पता नहीं हो तो, कि फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फोना का मतलब क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं फ्लावर, फ्लावर में आता है ना फ्लोर, तो फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, उससे रिलेटेड चीजें, प्लांट स्पीसीज। एंड फोना यानी कि एनिमल, बर्ड्स, ये सारी जो आपकी है वो स्पीसीज जो होती है उनको क्या बोला जाता है? फोना। एंड प्लांट्स स्पीसीज से रिलेटेड चीजें को क्या कहते हैं? फ्लोरा। यानी वनस्पति जगत, पेड़ पौधे इत्यादि, इन सारी चीजों को बोलोगे फ्लोरा। एंड पशु पक्षी जानवर, ये सारी चीजों को आप क्या बोलोगे? फोना। और माइक्रो ऑर्गेनिम्स का मतलब है छोटे मोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, फंगाई और ये सारी चीजें, वायरस वगैरह। ये सारी चीजें किस तरीके से मिट्टी को अफेक्ट करती है? तो बिल्कुल अफेक्ट करती है। यहाँ पर मिट्टी के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि एक प्लांट होता है मटर का, तो उसके अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है राइजोबियम के थ्रू होता है, तो उधर भी बैक्टीरिया का रोल रहता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि कई चीजें जो मिट्टी में मिली रहती है उसमें से वेस्ट चीजों को खा के और वहां पर एक तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सारी चीजें भी मिट्टी को अफेक्ट करती है। तो ये चारों हमने अच्छे से इधर समझा। आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना, आपका क्वेश्चन आएगा इधर, एक्सप्लेन द सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स। देखिए इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, आप इसको अंदर कर सकते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। ये क्वेश्चन हमने आपको अंदर से दे दिया है इसके ऊपर कि आपको सॉइल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को फ्लो चार्ट की हेल्प से बनाना है। तो आपको ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है और जो सारी बातें मैंने इसके अंदर बताई वो सारी इसमें एक्सप्लेन करनी है। तो 40 से 50 वर्ड्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ये आज का आपका पहला होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा।
नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले बच्चों आपको इधर टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, यहां पर दो तीन टर्म्स आ रही है। सबसे पहले आ रहा है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? जब किसी भी चीज की वैल्यू घट जाए, कोई चीज में कमी देखने को मिले, जैसे मान लो आपको लास्ट ईयर नंबर आए थे 70 और इस बार आपके नंबर रह गए 50, तो ये होता है डिग्रेड होना। अब किसका डिग्रेडेशन की बात चल रही है? इधर सॉइल के डिग्रेडेशन की बात चल रही है। तो सॉइल किन्हीं वजह से टाइम के साथ में, अब वो क्या क्या वजह हो सकती है हमने आपको भी फैक्टर बताए थे, उस वजह से मिट्टी जो है वो पॉल्यूटेड होती है, डिग्रेडेड होती है, उसके अंदर मिनरल्स की कमी होती है और मिट्टी अनफर्टाइल हो जाती है। इसका मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी कैसे कम होती है, ये पहला पॉइंट है। और फिर उस क्वालिटी को सही करने के लिए कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी कि उस मिट्टी को बचाने के लिए, उस मिट्टी का संरक्षण करने के लिए, उस मिट्टी की सिक्योरिटी, सुरक्षा करने के लिए हमको क्या क्या मीजर्स यानी आइडियाज सोचने होंगे, उपाय सोचने होंगे, ताकि वो मिट्टी हमारी बिल्कुल साफ सुथरी, उपजाऊ यानी कि फर्टाइल एंड सैनिटाइज रहे। तो ये टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आजकल मिट्टी के अंदर दो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। पहली प्रॉब्लम का नाम है सॉइल अरोजन एंड दूसरी का नाम है डिप्लेशन। देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है? सॉइल अरोजन। ये प्रॉब्लम बच्चों मैंने आपको बताई थी पहले, शुरुआत में बताई थी, अब दोबारा इसको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं। जब मिट्टी, आपको पता है मिट्टी किस तरीके से होती है। देखिए मान लो ये मिट्टी है, ये जमीन पर इस तरीके से मिट्टी है, और ये इसकी पहली लेयर है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। होता क्या है, किसी वजह से ऊपर की लेयर्स उड़ के या फिर बह के अलग होती रहती है। ये मिट्टी थी, मिट्टी की ये लेयर्स हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो होता क्या है, कभी कभी पानी के साथ बहकर, पानी के यानी वाटर के फ्लो के साथ फ्लो होके, या फिर एयर के साथ में वो उड़ जाती है, विंड के साथ में। और मिट्टी की जो ये ऊपरी लेयर्स हैं, अपर लेयर्स, ये क्या होती जाती है? डिप्लेटेड। जो डिप्लेशन हम आपको बता रहे हैं, डिप्लेशन यानी कि ये लेयर्स क्या होती जाती है? नष्ट, खत्म होती जाती है। इससे क्या होगा, उसके ऊपर की जो परत है लेयर, उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स थे, कुछ प्रोडक्टिव एलिमेंट्स थे, जो कि उस मिट्टी को अपग्रेडेड बनाकर रख रहे थे, फर्टाइल, उपजाऊ बना के रख रहे थे, प्रोडक्टिव बनाकर रख रहे थे। लेकिन ये एलिमेंट्स गायब होने के बाद में मिट्टी की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इन सारी चीजों के अंदर आपको कमी देखने को मिलेगी। और यही तो आपका सॉइल डिग्रेडेशन होता है। तो सॉइल इरोजन, ये हमको आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, किन वजह से होती है? मैन एंड नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन
एंड नेचुरल, दोनों फैक्टर्स बच्चों इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, नेचुरल तो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो अगर आंधी चल रही है, तेज हवाएं चल रही है, विंड चल रही है ना, तो फिर आपकी मिट्टी की वो लेयर्स हट जाएंगी। बाढ़ आ गई, मान लो फ्लड आ गई, उससे फिर हट जाएंगी। ये तो सारी नेचुरल चीजें हैं। लेकिन कई बार ह्यूमन भी ऐसे काम करता है जिसकी वजह से आपको इरोजन देखने को मिलता है। जैसे ह्यूमन क्या कर रहा है आजकल, ह्यूमन पेड़ पौधे काट रहा है। पेड़ पौधे काटने का बच्चों नुकसान क्या है? पेड़ पौधे काटने का नुकसान ये है कि ह्यूमन, देखिए मैं पेड़ का आपको स्ट्रक्चर बताऊं। जैसे मान लो ये आपका एक ट्री है। अब ट्री अपने आसपास बच्चों मिट्टी को जोड़ के रखेगा। अगर पेड़ उगता रहेगा तो फिर वो अपने आसपास की मिट्टी को जोड़ के रखेगा, और उस मिट्टी को, वो जो कि पेड़ के चिपक के रहेगी, पौधों के चिपक के रहेगी जड़ के साथ, उसको ना तो हवा अपने साथ उड़ा सकती है, ना ही उसको पानी इतना बहा के ले जा सकता है। तो उससे आपको सॉइल एरोजन कम देखने को मिलेगा या फिर होगा ही नहीं, और मिट्टी की लेयर्स वैसे की वैसे बनी रहेंगी और उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म नहीं होगी। लेकिन आजकल हम लोग पेड़ों को क्या करते जा रहे हैं? काटते जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए जंगल खत्म करते जा रहे हैं। और इस वजह से, पेड़ कटने की वजह से मिट्टी एकदम खुली है, फ्री है, हवा के साथ, पानी के साथ, सभी चीजों के साथ में वो उड़ रही है, और फिर हमको सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। तो ये फैक्टर हमने आपको बताया ह्यूमन, और दूसरा फैक्टर हमने आपको बताया नेचुरल। तो ये तो हमने पहला सेक्शन क्लियर किया है डिग्रेडेशन का। अब साहब हम इस मिट्टी को बचाएं कैसे, जिसके ऊपर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इधर भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट डाउन करें। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल डिग्रेडेशन? ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके अंदर बना है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल डिग्रेडेशन? सॉइल डिग्रेडेशन से आप क्या समझते हैं? तो अब तक की जितनी भी मैंने आपको ये बातें बताई है, ये सारी बातें इसके अंदर आप लाइन टू लाइन लिख देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा कि सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, इस डिग्रेड होती हुई, इस खत्म होती हुई, इस डिस्ट्रॉय होती हुई मिट्टी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, इससे रिगार्ड बच्चों आपको दूसरे टॉपिक में बता रहा हूं, और उसके ऊपर आपके क्वेश्चन आंसर्स भी फिर बनेंगे। देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट इसका सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तो बच्चों कंजर्वेशन मेजर्स वाला मैं बता रहा हूं। तो इधर देयर आर some methods, there are some methods of soil conservation as follows. तो आपके मिट्टी को बचाने के कुछ तरीके नीचे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए नंबर 1, मल्चिंग पहला तरीका है आपका। दूसरा तरीका है काउंटर बैरियर्स। थर्ड तरीका है रॉक डैम। फिर आगे के और बताएंगे, पहले आप ये तीनों देख लीजिए। देखिए, मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स एंड रॉक डैम। अगर आपको मिट्टी को बचाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। आपको क्या करना है कि पौधों के बीच में एक मिट्टी की लेयर बनानी है। देखिए,
जैसे मान लीजिए ये पौधे उग रहे हैं, तो इनके बीच में आपको यहां पर ऐसे इधर मिट्टी की लेयर बनानी है, और बच्चों यही मल्चिंग है। प्लांट्स जो उग रहे हैं, इन प्लांट्स के बीच में आपको एक लेयर बनानी है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालना है, इसको आप स्ट्रॉ भी बोल सकते हो, और यही मल्चिंग है। और अगर ये लेयर आप बना के चलोगे, सबको जोड़ के चलोगे, तो मिट्टी एक जगह कलेक्ट रहेगी, इकट्ठी रहेगी, और उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा और वो कंजर्व होगी। दूसरे नंबर पे आपको क्या बनाने हैं, बैरियर्स, काउंटर बैरियर्स बनाने हैं। जैसे एक पेड़ उगाया आपने, उस पेड़ के चारों तरफ आप क्या बना दें, बैरियर्स बना दें, मिट्टी के एकदम गोल घेरा टाइप में आप बना दें। तो उस एरिया की मिट्टी फिर वहां से इरोड नहीं होगी, वो उड़ के या फिर बह के नहीं जाएगी। बैरियर्स आप बना सकते हैं, जिसको गांव में मेड़बंदी भी बोला जाता है। उधर पेड़ के चारों तरफ या फिर पौधों के चारों तरफ मिट्टी की, सॉइल की वो बना देते हैं। नेक्स्ट, रॉक डैम, या फिर तीसरे नंबर पे आप रॉक यानी कि पत्थरों से एक डैम बना सकते हैं, उससे भी आपकी मिट्टी एक जगह पर टिकी रहेगी। तीन आपके पॉइंट हुए मिट्टी को बचाने के, और हम आपको पॉइंट्स बताते हैं। देखिए, नेक्स्ट तीन हमने पॉइंट देख लिए। हमारा फोर्थ पॉइंट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग करिए। नेक्स्ट, इसके अलावा काउंटर प्लॉइंग, काउंटर प्लॉइंग के बाद में शेल्टर बेल्ट्स, देखिएगा ये हमारे अगले तीन तरीके हैं। तो 6 तरीके हो गए टोटल, जिनसे हम आपकी सॉइल को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको टेरेस फार्मिंग करनी है, और हाँ, एक पॉइंट और इसमें आप साथ पर जोड़ लीजिए, इंटरक्रॉपिंग। ये सातवां, देखिए सबसे पहले टेरेस फार्मिंग में आप क्या करेंगे, आपको फसल उगाते वक्त टेरेस बनानी है, मतलब खेतों के बीच में। आप अपनी बुक के फिगर्स में देख सकते हैं कि खेत बनाने हैं, और उनके बीच में ब्रॉड फ्लैट स्टेप और टेरेसेज आर मेड ऑन द स्ट्रीप स्लॉप। आपको क्या करना है कि उनके बीच में टेरेसेज बनानी है, और वो टेरेसेज मिट्टी को जोड़ के रखेंगे। जो पौधे उग रहे हैं ना, पौधे के बीच में आपको टेरेस उगा के चलना है। फिर नेक्स्ट, कॉन्टर प्लॉगिंग। कॉन्टर प्लॉगिंग का मतलब क्या है, प्लॉगिंग पैरेलल टू द कॉन्टर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर। देखिए, आपको प्लॉगिंग का मतलब होता है बच्चों, खेतों में जुताई करना। प्लॉगिंग का मतलब क्या है कि जब अपन बीज डालते हैं, पौधा उगाते हैं, तो खेत में सबसे पहले हल चलाना पड़ता है। हल चलाते हैं तो उससे वहां पर वो जगह बनती है। तो आपको वो हल इस तरीके से चलाना है कि मिट्टी बैरियर का काम करती जाए। मतलब प्लॉगिंग कैसी करनी है, काउंटर कि दूसरी तरफ वो, जैसे मिट्टी निकली, मान लो आपने प्लॉगिंग हल चलाया, तो फिर जो मिट्टी निकली वो फिर बैरियर का काम करे और दूसरी मिट्टी को रोक के रखने का काम करे, ताकि वो एरोड होके जाए नहीं। शेल्टर बेल्ट्स, इसके अलावा आपको बेल्ट्स बनाने होंगे। जैसे कि बहुत सारे एक ही लाइन में आपने पेड़ उगा दिए बड़े बड़े, जैसे खेत है, खेत में एक ही सिध में आपने पेड़ पेड़ उगा दिए, तो पूरी एक बेल्ट बन गई, और उस बेल्ट से होके मिट्टी फिर जा ही नहीं सकती वहां से। नेक्स्ट, आपका सेवंथ पॉइंट है इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन। और आपको क्या करना है, एक ही खेत में एक रॉ के बाद में दूसरी रॉ में या फिर एक ही रॉ में अलग अलग तरीके की फसल ट्राई कीजिए, तो वो न्यूट्रिशन के लिए पूरी मिट्टी को अपने पास रोक के रखेंगी, और इस तरीके से कभी भी इरोजन नहीं होगा। तो ये सारी चीजें करके, और इस चीज का तो डबल फायदा होगा। एक फायदा तो इरोजन नहीं होगा, और दूसरा फायदा हमने बताया कि जब आप अलग अलग तरीके की फसल ट्राई करते हैं, तो इससे मिट्टी की, सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है।
तो मिट्टी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी अलग फसल ट्राई करने से, और इरोजन तो होगा ही नहीं। तो ये हमने आपको 7 तरीके बताए, और इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने खत्म किया। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन है तीसरे नंबर पे, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अपने कॉपी के अंदर करिएगा। नेक्स्ट आगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम आएंगे, अब वो है वाटर। बच्चों नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वाटर। हमने आपको बताया, अब तक आपने देखा लैंड आपका क्लियर हो चुका है हेडिंग में, सॉइल आपकी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे हम आए हैं वाटर पे। इसके बाद में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज देख के फिर ये टॉपिक इस तरीके से आपका पूरा होगा। वाटर पे आते हैं बच्चों। तो वाटर की बात करें तो वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहली बात तो वाटर की क्या है कि वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हमने आपको पहले चैप्टर में क्लियर करवा दिया कि रिसोर्स क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, ये सब चीजें क्लियर करवा दी। अब आपको बड़े आसानी समझ में आ रहा होगा कि पानी एक मेन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको बार बार से रिन्यू किया जा सकता है। वाटर है काफी मात्रा में मतलब, लेकिन आजकल ये धीरे धीरे नॉन रिन्यूएबल में जाएगा क्योंकि वाटर को मिसयूज कर रहे हैं लोग, और अर्थ पे वाटर क्या होता जा रहा है, कम। नेक्स्ट, 3/4 of the earth surface is covered with water। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3/4 of the earth is covered by water। देखिए अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये कि अर्थ जो है ना, अगर अर्थ 1 है तो 1 का 3/4 तो पानी ही पानी है, मतलब पानी से घिरी हुई है अर्थ एक तरीके से। और इसीलिए जब ऊपर से स्पेस से अंतरिक्ष यात्री या फिर आपके साइंटिस्ट लोग ऊपर से जब देखते हैं ना अर्थ को, तो अर्थ कैसी नजर आती है, ब्लू। कैसी नजर आती है, ब्लू प्लेनेट बोला जाता है अर्थ को, क्योंकि यहां पर लगभग 3/4 का मतलब लगभग 75% आपको वाटर ही वाटर देखने को मिल रहा है चारों तरफ। अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आएगा नेचुरली कि सर जब अर्थ पे इतना पानी है, इतना पानी है, तो फिर हम पानी की चिंता क्यों करते हैं कि पानी खत्म होता जा रहा है। पानी तो खूब है अर्थ पे, पानी कोई कमी नहीं है। लेकिन आगे आपको इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा बच्चों कि ये जो 3/4 पानी है ना, इसकी वजह से इसको वाटर प्लेनेट तो बोलते हैं, लेकिन इसमें से फ्रेश वाटर की मैं बात करूं तो इसका सिर्फ 2.7% ही फ्रेश वाटर है। ये इंटरेस्टिंग चीज है, और इसकी वजह से हमको टेंशन लेने की जरूरत है कि हमको पानी वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि अर्थ का 3/4 बशर्ते पानी हो, लेकिन उसमें से ताजा और साफ सुथरा पानी जो यूज करने के लायक है ना बच्चों, वो 2.7% है। और उस 2.7% में भी आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम पानी तो कुछ तो ग्लेशियर्स में
ग्लेशियर होते हैं ना पानी के, बर्फ के, उसमें है। कुछ पानी आपका अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर, जिसको बोरिंग और इन चीजों के थ्रू निकालोगे। मात्र ये नदियों में, और नदियों की तो क्या हालत है आपको पता है, रिवर्स की पॉल्यूटेड हो रही है, रिवर पॉन्ड्स, ये सारी चीजें। तो इधर आपको जो सरफेस पे पानी नजर आएगा ना, पॉइंट्स में नजर आएगा वो, बाकी मैक्सिमम पानी ग्लेशियर्स में और इन सारी चीजों के अंदर है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। और इस तरीके से इस फ्रेश वाटर में मात्र 1% पानी, 1% वाटर ऐसा है जो ह्यूमन इजिली यूज कर सकता है। और उस 1% को आप अंदाजा लगाकर चलिए, 1% पानी, यानी मैं पूरी अर्थ की बात कर रहा हूं, ना सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं बच्चों, पूरी अर्थ की बात कर रहा हूं। पूरी अर्थ पे 1% वाटर, 1% पानी यूजेबल है, बाकी सब पानी अनयूजेबल है, कोई मतलब का नहीं, अननेसेसरी आपके लिए। ये यूजेबल पानी 1% पानी, और देश में विदेश में पूरे वर्ल्ड में बढ़ती हुई पॉपुलेशन, आप अंदाजा लगाकर देखिए। मैं इधर आपको वाटर कंजर्वेशन की तरफ लेकर चल रहा हूं इस चीज पर हाईलाइट करके, आप अंदाजा लगाकर देखिए। कोई गाड़ी धोएगा तो फिर पानी के वो फव्वारे चला देगा, साइकिल धोनी है उसके लिए, नहाएगा तो ज्यादा पानी का यूज करेगा। पानी फेंक रहे हैं यूज करने की जगह पर, मतलब जो बहा दिया गंदा पानी समझ के, रिसाइकलिंग की कोई प्रोसेस नहीं, उसको साफ करने की कोई प्रोसेस नहीं, इसके अलावा पानी को वॉल्यूट कर रहे हैं। आप किसी भी नदी की तरफ जाके देखो, अपने जयपुर की जो रिवर है, द्रव्यवती रिवर, जिसको लोग अमानी शाह नाले के नाम से जानते हैं, उसकी क्या हालत कर रखी है। गंगा, यमुना, सब नदियों की एक जैसी हालत कर रखी है। पहली बात तो उनमें बरसात कम होने की वजह से वाटर का लेवल कम, और उसके बाद में रही सही उनको हम पॉल्यूट करते जा रहे हैं। तो ये हम हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मात्र 1% पानी है पूरी अर्थ पे सबके लिए, और उसको भी हम वेस्ट कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। तो आप आगे अंदाजा लगा सकते हो कि हालात कितने बुरे होने वाले हैं। देखिए, पेड़ पौधे काट रहे हैं तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी। एक बार अगर आप अंदाजा लगाकर देखें कि आगे चल के अगर ऑक्सीजन नहीं रहा, तो अगर पेड़ पौधे काट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन रहेगा नहीं ना। ऑक्सीजन नहीं रहा तो आपको सबको सिलेंडर लगा के स्कूल जाना पड़ेगा, आपको सबको ऑफिस जाना पड़ेगा। पानी आप खत्म करते जा रहे हैं, पेट्रोल खत्म करते जा रहे हैं। कहने का मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि आगे हम आपको जब वाटर पढ़ाने के बाद अगले टॉपिक पर लेकर चलेंगे, उसका नाम है वाटर कंजर्वेशन, और वहां पर आपको ये सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमने आपको ये सारी बातें बताई। तो फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। वाटर एक ऐसी चीज है, इसको अर्थ में ना तो अलग से जोड़ सकते आप, ना ही अर्थ से अलग कर सकते, जो है वही है पानी। नेक्स्ट, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। पानी का हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ये सारी चीजें हैं, और पानी से पूरा सिस्टम चलता है, और उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। किस तरीके से चलता है? आपने एक प्रोसेस देखा होगा बच्चों, प्रेसिपिटेशन। वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन आपने देखा होगा। प्रेसिपिटेशन में बच्चों क्या होता है? ओशन जो है आपका, ओशन पे सन की हॉट रेज पड़ेंगी, वहां से पानी वेपर बन के उड़ेगा, वेपर बन के वो आपके आसमान में जाके वहां पर उसके क्लाउड्स बनेंगे। वो क्लाउड्स जो है जब कंडेंसेट होंगे, आपस में कोलाइड होंगे, तो फिर वो जमीन पर बरसात के रूप में आएंगे, ग्लेशियर्स के रूप में आएंगे, और वही ग्लेशियर और बरसात फिर आपकी नदियों से होती हुई समुद्र में जाकर मिल जाएगी। तो ये आपका एक वाटर साइकिल बन रहा है। मैं दोबारा से बता देता हूं, वाटर साइकिल, वाटर की एक साइकिल चलती है पूरी, और भी तरीके से चलती है। जैसे मान लो मैं सिर्फ ओशन का ही क्यों बोलूं, जैसे पौधे जो एवोपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है प्लांट्स के अंदर भी एवोपरेशन होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा कई जो बूंद वगैरह आपको बाहर पौधे के बाहर दिखाई देती है, और समुद्र के अंदर भी आपका एवोपरेशन, नदियों के अंदर भी एवोपरेशन देखने को मिलता है। तो एवोपरेशन के थ्रू वो पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, क्लाउड्स बनेगा, क्लाउड्स बनेगा तो नीचे रेन के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में उसकी बारिश होगी,
वही पानी रिवर्स के थ्रू दोबारा से समुद्र में आके मिलेगा। तो ये पूरी एक साइकिल चलती है और इस वाटर साइकिल से ही लाइफ पॉसिबल हो पाती है, जीवन चलता है। तो ये आपने वाटर साइकिल देखी। Do you know in 1975 the consumption of water for human use was 3850 cusack kilometer per year, लेकिन ये अब बढ़कर हो गया है 6000 इन ईयर 2000, जो कि लगभग 3850 था, वो अब हो गया है 6000। तो देखिए यूज किस कदर बढ़ता जा रहा है। डू यू नो ए ड्रिपिंग टैप वेस्टेज 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन ईयर। क्या आपको पता है, कई बार हम सोचते हैं कि यार टिप टिप करके ही तो पानी वेस्ट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन ये टिप टिप करके जो पानी आप वेस्ट करते हैं, एक साल के अंदर, एक ईयर में 1200 लीटर्स ऑफ वाटर आप वेस्ट कर देते हैं। और वो किसके काम आ सकता था, आप कभी सिचुएशन पे गौर करके देखिए। डेजर्ट वाला जो रीजन होता है, बाड़मेर, बीकानेर, तंजानिया, ये सारी जो जगह है, वहां पर महिलाओं को, पुरुषों को पानी पीने के लिए कोसों से फैचिंग करके उनको कंधे पे रख के पानी लाना पड़ता है, तब जाके उनकी प्यास बुझती है। पानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और उस पानी को अपन क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आगे अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब पानी का यूज किस किस चीजों में होता है, यूज ऑफ वाटर, वैसे आप जनरली ये चीज जानते हैं, लेकिन यूज ऑफ वाटर की बात करें तो ह्यूमन मेनली एक तो पानी के लिए, उसको ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए चाहिए, दूसरा उसको वॉशिंग के लिए चाहिए, किसी भी चीज को वॉश करने के लिए, और तीसरा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब अगर उसको एग्रीकल्चर करना है तो वहां भी पानी की जरूरत है, अगर उसको इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो वहां भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्शन पर्पज मेनली तीन जगह पानी का यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने में पानी काम आता है, आपको पता है। इसके लिए रिजर्व, डैम, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है। तो पानी के यूज बहुत है, जरूरत बहुत है। आजकल जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसकी डिमांड बहुत सारी बढ़ गई, फूड में, कैश क्रॉप्स में, अर्बनाइजेशन के थ्रू सब जगह आपको पानी की जरूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। तो देखिएगा, आपको हमने अब तक ये बताया कि पानी किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, पानी कितना परसेंट है, इसको ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं, पानी की यूजेस बताए, वाटर साइकिल बताई। नेक्स्ट हम आपसे अगली क्लास में जब मिलेंगे तो बताएंगे कि पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए आप उनको करिएगा। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।